Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the principles of microeconomics. In this lecture, we will cover some topics from the principles of microeconomics. So let's start our lecture. Before going or dive into directly the concept of principles of microeconomics, I prefer to start it with the definition of economics and then we will go forward. इकोनॉमिक्स का अगर हम वर्ड देखें तो इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो इकोनॉमिक्स से हमें इकोनॉमी का कंसेप्ट माइंड में आता है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक्चुअली एक बाउंड्री का नाम है जिसके अंदर कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों के मसले सेम होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान एक बाउंड्री है, एक जियोग्राफिकल रेंज है पाकिस्तान की, हम उसके अंदर रहते हैं और हमारे मसले सेम हैं। यानी हमारे प्रॉब्लम्स किस तरह से सेम है। अगर हम इन्फ्लेशन फ़ेस करते हैं तो हम सब इन्फ्लेशन फ़ेस कर रहे हैं, हम बेरोज़गारी फ़ेस कर रहे हैं, हम पॉवर्टी फ़ेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास वाटर के इशू हैं तो हम वाटर के फेसेस इशू कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फ़ेस कर रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक इश्यूज़ कहलाते हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोग जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करते हैं दैट आर रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मनी, यानी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम है। तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं पहले, इकोनॉमिक से पहले। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, but to fulfill these wants, the resources or the amount of money in the wallet of people are fixed. But we have a choice that we can make the alternative uses of our limited resources. यानी इसका मतलब ये हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज कम है जबकि ह्यूमन की वांट्स ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरत के मुकाबले में कम है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है इन रिलेशन विद द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अब उनका बिहेवियर क्या होगा कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे या इस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे। ये जो ह्यूमन का बिहेवियर है ये क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर in relation with unlimited wants and limited means or resources that have alternative uses. तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की कुछ टाइप्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ जाती हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड्स को हम स्टडी करते हैं और एज इट इज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई नरेशन नहीं देते, कोई अपना नरेशन उसमें ऐड नहीं करते, कोई आप अपना आर्ग्यूमेंट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 स्टेटमेंट दूंगी, वहाँ से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सेइंग दैट पाकिस्तान इज़ कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, मैंने कहा है पाकिस्तान इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, या मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को फेस कर रहा है। अब दूसरी स्टेटमेंट आप सुनिएगा और आप कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंड स्टेटमेंट मैं बोलने लगी हूँ कि पाकिस्तान इज़ कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Government of Pakistan should take initiative and increase their expenses, start new projects so that people get employed there. In this situation, we can reduce unemployment as well as poverty. अब देखिए, पहली स्टेटमेंट पे मैंने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत
और बेरोज़गारी है। तो अब मैंने अपना नरेशन दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आर्गुमेंट दिया कि पॉलिसी मेकर जो हैं उन्हें चाहिए कि वो पॉलिसीज़ बनाएं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करे और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी तो लोगों को रोज़गार मिल के मौके मिलेंगे। जब रोज़गार के मौके मिलेंगे तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के टाइप्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या थी? वो इकोनॉमिक्स जिसमें हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते, इकोनॉमिक लॉज को हम एज इट इज़ डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की टाइप्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो के वर्ड से ही जाहिर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडीड द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हाउ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटर्मिन्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज़ द यूटिलिटी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, और इन सारे इस तरह के इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड द इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमी को एज ए होल कंसीडर करता है, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ये आपके पास जो कंसेप्ट हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम कंसर्न्ड हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ हम इसके पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। और कंज्यूमर वो पर्सन है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है मनी विद सेटिस्फेक्शन। यानी हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर क्या होता है जी? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु एक्सचेंज मनी विद सेटिस्फेक्शन। ही गिव्स मनी एंड रिसीव सेटिस्फेक्शन। यानी कंज्यूमर पैसे दे देता है और सेटिस्फेक्शन ख़रीद लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है उसका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, या वो मिनिमाइज़ करना चाहता है अपने एक्सपेंडिचर्स को। तो ये है कंज्यूमर के गोल। तो कंज्यूमर साइड से चूंकि डिमांड फॉर द गुड होती है, तो इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है डिमांड। डिमांड की तरफ हम चलते हैं और डिमांड का हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर डिमांड क्या है। डिमांड की अगर हम बात करें और डिमांड को डिफ़ाइन करें तो डिमांड इज़ अ डिज़ायर दैट इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। यानी डिमांड के लिए दो चीज़ों का एट अ टाइम होना ज़रूरी है। डिमांड एक ऐसी ख्वाहिश है जिसकी आप अफोर्डेबिलिटी भी रखते हैं। यानी ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू बाय एन एरोप्लेन और अदर साइड पे अगर हम देखें तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिमांड की डेफिनेशन को वायलेट कर देगा। डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट होने के लिए इन दोनों चीज़ों का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। डिमांड एक ऐसी डिज़ायर है जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हम डिमांड फंक्शन की बात करें तो डिमांड के वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं उनकी कंपोजिशन डिमांड फंक्शन कहलाती है। कि डिमांड फंक्शन क्या है हमारे पास, डिमांड फंक्शन इज़ द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी गुड। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं डिमांड फंक्शन है किसी भी चीज़ की अपनी प्राइस का, कंज्यूमर की इनकम का, टेस्ट का, वेदर का, पॉपुलेशन का, इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिमांड फंक्शन को लेकर कुछ चीज़ें अज्यूम करना पड़ेगी। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स के किसी भी लॉ की बात करते हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमिक्स के लॉ बेस्ड ऑन अजम्पशन वी कैन नॉट प्रूव देम एग्जैक्टली।
रीज़न क्या है? हमने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड विद सोशल साइंस और ह्यूमन बिहेवियर दैट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है कुछ रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डिमांड में अगर हम कहते हैं होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ गुड, देन डिमांड बिकम्स द फंक्शन ऑफ इट्स ऑन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इनकम है, वेदर है, पॉपुलेशन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, टेस्ट हैं, इनको हम सब ने को कह हमने कहा क्या कहा है कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। अगर ये चेंज नहीं होंगे तो किसी चीज़ की डिमांड अपनी ही प्राइस पर, अपनी ही चीज़ की प्राइस पर डिपेंड करेगी। और कैसा फंक्शन होगा? जब उस चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम उसको कम परचेज़ करेंगे, और जब प्राइस कम होगी तो हम उसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा अपनी प्राइस के दरमियान और उस चूज़ की चीज़ की डिमांड के साथ। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये आपके पास लॉ ऑफ डिमांड का नेगेटिवली स्लोप एक कर्व बना हुआ है जो प्राइस और डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस कर्व की डेरिवेशन। अब हम चलते हैं इसके अजम्पशंस पर कि लॉ ऑफ डिमांड में जब हम सिट्रस पैरेबस से या इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, देन वी आर बाउंड टू एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ द लॉ at the end of the topic. Whether the examiner will ask or not, you are bound to explain what are the assumption of this theory or this law. तो हम क्या कह रहे हैं, इसके assumption explain करेंगे कि price of related goods remains intact, there is no change in consumer income, fashion and taste will remain same, और there is no change in the size of population। यानी अपनी प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स थे उन सबको कांस्टेंट एज्यूम कर लिया हमने। इसके अलावा कुछ आपके पास होती हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी वो सिचुएशंस जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड यानी वो सिनेरियोज या वो सीन्स जहाँ पर प्राइस हाई होने के साथ साथ हम ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो इसमें हम एक्सेप्शंस इनके ले लेते हैं। स्नोब इफ़ेक्ट है, वेबलन इफ़ेक्ट है, हमारे पास इन्फीरियर गुड इफ़ेक्ट है कि जहाँ पर दिखावा आ जाता है, आसानी के लिए बता रही हूँ कि जहाँ पर दिखावा आ जाता है, आप डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट आ जाता है, दिखावे के लिए कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, पंप एंड पावर शो करने के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा। यानी ख़ुद को दूसरों से यूनिक साबित करने के लिए हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी प्राइस और डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड ने एक्सप्लेन किया वो वायलेट हो जाता है। यहाँ पर देखें गिवन गुड क्या होती हैं, ऐसी गुड होती हैं जिस पर हम इनकम का बहुत कम हिस्सा हम डिवोट कर रहे होते हैं उस पर, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम उन पर एक्सपेंसेस कम कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो गिवन गुड कहलाती हैं। वेबलन इफ़ेक्ट क्या है कि लग्जरियस आइटम्स पे हम खर्च करते हैं जो हमें दूसरों से यूनिक और अलग साबित करती हैं। लाइक डायमंड पे हम खर्च करें, गोल्ड पे खर्च करें, लग्जरी कार्स पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर इसके अलावा फ्यूचर प्राइसेस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस आपको हो जाएं कि जैसे कि आप देखें रिसेंटली हमें फील आ रही थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अभी वो बढ़ी नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर द पेट्रोलियम प्राइसेस विल राइज, तो हम आज ही सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ा देंगे, तो ये भी वायलेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। तो ये चंद एक्सेप्शंस मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की बताई। इसके बाद हम देखते हैं कि डिमांड में चेंजेस किस किस तरह के आ सकते हैं। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं जिससे हम चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड के नाम से जानते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम देखते हैं क्या है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सेम जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा उसी तरह का चेंज है। इफ़ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, यानी अपनी प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। और ये चेंज दो तरह का हो सकता है। इफ़ डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस,
it is extension in demand. If demand decreases due to increase in its own price, it is contraction in demand. Or in this situation, we move on the demand curve from upward to downward or from leftward to rightward if there is extension in demand, or from rightward to leftward or from downward to upward if there is contraction in demand. नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड जो है वो होता है प्राइस के अलावा फैक्टर्स की वजह से। प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं अगर वो चेंज हो जाए, लाइक फैशन चेंज हो जाए, वेदर चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, और जबकि अपनी चीज़ की प्राइस में कोई चेंज ना आए, तो इस सिचुएशन में डिमांड कर्व मूव हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अगर डिमांड कर्व फैशन, वेदर, इनकम या साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज होने की वजह से या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होने की वजह से अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? राइज इन डिमांड। और अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो फॉल इन डिमांड कहलाता है। इसी के साथ हमारे पास डिमांड का जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इलास्टिक का क्या मतलब है? इलास्टिक मीन्स फ्लैक्सिबिलिटी। प्राइस चेंज होने से या इनकम चेंज होने से या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होने से डिमांड ने चेंज होना है, लेकिन हाउ मच चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन डिमांड, ये आंसर करता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड भी आपको सेम यही बताता है कि डिमांड बढ़ जाएगी अगर प्राइस कम हो जाए। तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज साइलेंट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज, इट इज टेलिंग अबाउट जस्ट द डायरेक्शन ऑफ चेंज। व्हेन demand decreases with an increase in prices, but it is silent about that how much increase in price brings how much decrease in demand. So to answer this question, we studied the topic elasticity of demand. ये परसेंटेज प्रोपोर्शनेट चेंज को मैयर करता है डिमांड में ड्यू टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इफ़ वी आर डीलिंग विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन इनकम इफ़ वी आर डीलिंग विद द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डिनोमिनेटर में हम चेंज करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफ़ वी आर डीलिंग विद द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट्स हैं। इनको हमने रेवेन्यूज़ के साथ और उन टेबल्स की वैल्यूज़ के साथ भी पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो है अपकमिंग वीडियोस में मैं जब डिटेल के साथ इनके लेक्चर्स अपलोड करूँगी तो वहाँ पर आप ये डिटेल से देख सकेंगे। अभी मैं आपको जनरली कंसेप्ट दे रही हूँ कि ये कंसेप्ट्स हैं इसके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि प्रोड्यूसर साइड से होती है सप्लाई। प्रोड्यूसर कौन होता है? हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, हु कंबाइंस द इनपुट्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू आउटपुट्स। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेल आउट करता है चीज़ों को। प्रोड्यूसर क्या करता है? सेल आउट करता है अपनी चीज़ों को। ही एक्सचेंज गुड्स विद मनी, ही गिव्स गुड्स एंड रिसीव मनी। ये क्या करता है? चीज़ें बेच देता है और उसके बदले में पैसे ले लेता है। तो प्रोड्यूसर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंज्यूमर से। प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स और टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। यानी दो तरह के जो हैं पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहता है या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, या सम सिचुएशन में हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन के भी प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर साइड से जो होती है वो होती है सप्लाई ऑफ अ गुड। तो सप्लाई हम देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ अ गुड, सप्लाई की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम सप्लाई देख रहे हैं। तो सप्लाई इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड दैट इज़ ऑफर्ड इन अ मार्केट एट ए स्पेसिफिक प्राइस इन द मार्केट। यानी किसी भी चीज़ की वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो मार्केट में ऑफ़र की जाती है किसी ख़ास प्राइस पर, सप्लाई कहलाती है। सप्लाई के साथ हमारे पास एक टॉपिक जहन में आता है वो है स्टॉक।
तो हम सप्लाई वर्सेस स्टॉक करते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक इज़ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ गुड पोसेस्ड बाय द सेलर which can be made available for sale in the market at a specific price। यानी स्टॉक किसी भी चीज़ की वो मिकदार है जो प्रोड्यूसर के पास मौजूद होती है, उसके वेयर हाउसेस में, उसके स्टोर्स में मौजूद होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी वो इंश्योर कर सकता है जब उसे लगता है कि प्राइस स्टेबल हैं और प्राइस अच्छी है मार्केट में, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस हैं, तो वो मार्केट में ऑफ़र कर सकता है उस गुड को। तो ये क्या कहलाती है? स्टॉक कहलाती है। सप्लाई की डेफिनेशन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। तो सप्लाई और स्टॉक का अगर हम डिफरेंस करें तो सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई क्या है? स्टॉक का पार्ट है जो मार्केट में ऑफ़र हो जाता है। यानी देखें, प्रोड्यूसर के वेयर हाउसेस में, स्टोर हाउसेस में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उसका स्टॉक है। जब उसे वो निकाल कर मार्केट में ऑफ़र कर देता है सेल करने के लिए, वो क्या बन जाती हैं? वो क्या बन जाती हैं जी? वो सप्लाई बन जाती हैं। तो इसका मतलब है सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। अब हम सप्लाई फंक्शन की बात करते हैं। वो फैक्टर जो किसी भी चीज़ की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई फंक्शन कहलाता है। तो ऐसे ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे फैक्टर्स का कंपोजिशन जो किसी भी चीज़ की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? सप्लाई फंक्शन कहलाता है। जिसमें प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एटसेट्रा। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी आती हैं इसके अंदर, वो भी सप्लाई को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं कि सप्लाई की अपनी प्राइस के अलावा अगर हम तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें सप्लाई फंक्शन में, तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स ऑन प्राइस। When price increases, supply increases. When price decreases, supply decreases. It means positive or direct relationship exists between price and supply of a good. तो यहाँ से हमें लॉ ऑफ सप्लाई समझ आया कि पॉजिटिवली स्लोप रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के दरमियान। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाती है, सेलर को, प्रोड्यूसर को ये चीज़ फैसिनेट करती है क्योंकि उनके प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो मार्केट में ऑफ़र कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में पॉजिटिवली स्लोप कर्व हमारे पास आ जाता है। जब भी लॉ की बात होती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो अंडरस्टूड है, हमने अजम्पशंस बताने हैं। यहाँ पे अगर हम इस अजम्पशंस की बात करें तो सप्लाई फंक्शन में उसकी अपनी प्राइस के अलावा, किसी भी चीज़ की अपनी प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं, जिसमें अभी हमने टेक्नोलॉजी देखी और प्राइस ऑफ इनपुट्स देखे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स देखे, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस देखी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखी। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स फिक्स हो जाएं तो ये इसके क्या है? अजम्पशंस हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्राइसेस ऑफ इनपुट्स रिमेंस unchanged, technology doesn't change, there is no change in government policies etc। इस तरीके से आप इसके assumption explain कर सकते हैं वन बाय वन, और यही changing factors भी हैं सप्लाई के। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं, वो सिचुएशन, वो सिनेरियोस जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करता। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं? अगर हम सोचें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं लाहौर। अगर हम मुल्तान रहते हैं तो हम लाहौर जाना चाहते हैं, अगर आप लाहौर जाते हैं तो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं। जब आप प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं, ज़रूरत है क्योंकि आपने मूव करना है, तो जब हम मूव करते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो फिर हम लॉ ऑफ सप्लाई को मद्देनज़र नहीं रखते। जो भी हमें औने पौने दाम हो, जो भी चीज़ मिल रही होती है, जो भी प्राइस हमारी चीज़ों की, वो हम सेल आउट कर देते हैं। इसके अलावा नीड फॉर कैश हो सकता है, अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो भी आप क्या कर देते हैं?
इस सिचुएशन में भी आप अपनी चीज़ को कम से कम कीमत पर भी सेल आउट कर देते हैं, तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर होल्ड नहीं करता। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई की। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है। सेम उसी पैटर्न पर जिस तरह से हमने डिमांड का देखा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई जस्ट डायरेक्शन ऑफ चेंज के बारे में बताता है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ सप्लाई ने इंक्रीज़ होना है, लेकिन साइलेंट है अबाउट व्हाट, हाउ मच चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन सप्लाई। यानी प्राइस में कितना इजाफा, सप्लाई में कितना इजाफा लेकर आएगा, इसके बारे में साइलेंट है। फॉर्मूला सेम है जो हमने प्राइस से रिलेटेड डिराइव किया था, जस्ट क्वांटिटी डिमांड को क्वांटिटी सप्लाई से रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक्स यहाँ तक हो गए कंप्लीट। उनका मैं ओवरव्यू आपको जस्ट देती जा रही हूँ। फिर डिटेल लेक्चर्स नेक्स्ट जो हैं वो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फर्दर अब हम चलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई दोनों आ गए हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर साइड से दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो अब हम चलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की अगर हम देखें तो ये टू टर्म्स हैं, एक मार्केट है एक इक्विलिब्रियम है। मार्केट को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर सेलर एंड बायर कॉन्टैक्ट और इंटरैक्ट विद ईच अदर, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मार्केट कहलाती है। और इक्विलिब्रियम को अगर हम सॉलिडली देखें तो इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस, किसी चीज़ का बैलेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना होना इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब हम मार्केट और इक्विलिब्रियम दोनों टर्म्स को अगर इंजॉइंट कर दें तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट वेयर डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई और देयर इज़ नो एक्सेस डिमांड, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई के बराबर हो गई है, तो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी और मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। इसको हम न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि देखें ये क्रॉस सा बन जाता है, ये इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट्स के साथ भी दिखाया हुआ है फर्दर। तो ये आपके पास जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम की एक पिक्चर हमें दिखाई दे रही थी। नो, ये हमें कहता है कि परचेज़ करें, हम उसको रहने देते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का हम यहाँ पर इसको ग्राफ कहते हैं कि हमें ग्राफ दे, ग्राफ देख लेते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ ये आ गए हैं जी, मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ। ये डिमांड स्केजुअल है, ये सप्लाई स्केजुअल है, पॉजिटिवली स्लोप कर्व सप्लाई स्केजुअल की रिप्रेजेंटेशन है और नेगेटिवली स्लोप कर्व डिमांड कर्व की रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ पर क्रॉस बनता है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है आपके पास, वो क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो गई है। P1 is the equilibrium quantity and Q1 is the equilibrium, sorry, P1 is the equilibrium price and Q1 is the equilibrium quantity। अब इस पर नेक्स्ट हम देखते होते हैं इफेक्ट्स के, राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई अगर हो जाए, सॉरी मैं आपको सप्लाई में चेंजेस वाले कंसेप्ट का नहीं दे सकी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने डिमांड का टॉपिक देखा, उसमें भी चेंजेस दो फैक्टर्स की वजह से आ सकते हैं। सेम उसी पैटर्न में सप्लाई में जो चेंजिंग्स हैं वो भी दो फैक्टर्स की वजह से आ सकते हैं, अपनी प्राइस की वजह से और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से, जिसमें टेक्नोलॉजी है, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर प्राइसेस से रिलेटेड। अगर ये चेंज हो जाएं तो सप्लाई कर्व जो है वो चेंज हो जाता है, यानी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग होती है। राइज इन सप्लाई हो तो सप्लाई का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है और फॉल इन सप्लाई हो तो सप्लाई का कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर सप्लाई अपनी प्राइस की वजह से चेंज होता है, तो अपनी प्राइस की वजह से जब चेंज होता है तो सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आता, उस पर मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है। अगर एक्सटेंशन इन सप्लाई हो तो हम सेम सप्लाई कर्व पर डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करते हैं
और अगर फॉल इन अगर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो तो हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं सेम सप्लाई कर्व पर। तो चलें जी वापस आ जाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पर। तो मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ हमने देख लिया। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ राइज एंड फॉल इन सप्लाई, राइज एंड फॉल इन demand and supply on market equilibrium। हाँ जी, डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से क्योंकि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाते हैं, अगर राइज इन डिमांड है तो डिमांड के कर्व ने अपवर्ड शिफ्ट हो जाना है, तो जिसकी वजह से प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ने इंक्रीज़ हो जाना है। और अगर फॉल इन डिमांड हो तो डिमांड का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम जो क्रॉस है वो उस पर क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी पहले से कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर राइज इन सप्लाई हो तो राइज इन सप्लाई की वजह से क्वांटिटी पहले से इंक्रीज़ हो जाएगी और मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगी। अगर फॉल इन सप्लाई हो जाए तो सप्लाई का कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो इनके दोनों के इस तरह के चेंजिंग्स आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पर। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक देखा है वो है इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन। मैथमेटिकल हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। हाँ जी, मैथमेटिकली देखें कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड की इक्वेशन आपके पास होती है ए माइनस बी पी, और यहाँ पर माइनस साइन नेगेटिवली स्लोप कर कोई इंडिकेशन है। सप्लाई इक्वेशन है हमारे पास सी प्लस डी पी, यहाँ पर प्लस साइन पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट इक्विलिब्रियम पर हम क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई को इक्वल पुट करते हैं। जब इनको इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए माइनस बी पी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी पी। तो हम इसको पी स्टैरिक के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, उसको रीअरेंज करेंगे। इसी तरह से क्यू के लिए रीअरेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। इसी का हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास डिमांड की इक्वेशन क्या है 100 माइनस 5p, और सप्लाई की इक्वेशन हमें गिवन है -125 प्लस 20p। अब हमने इन दोनों के इक्वेशन को इक्वल पुट किया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई 9 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने डिराइव की 55। अब इसी का हम इक्विलिब्रियम ग्राफ बना सकते हैं, टैबुलेटेड वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये जो प्राइस आपने डिटर्मिन किया है, एक आप इससे कम प्राइस और एक इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करके देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो मार्केट इक्विलिब्रियम आप ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज़ डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक कंप्लीट ओवरव्यू कर लिया। अब हम चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर पर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। जब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो सेटिस्फेक्शन की इंडिकेशन हम करते हैं यूटिलिटी से। तो यूटिलिटी और इसके कंसेप्ट्स पहले समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। तो यूटिलिटी क्या होती है, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमें जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं या ड्रिंक्स ही लेते हैं। जब हमें भूख लगती है हम तो सॉलिड्स में कुछ खा लेते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि हर चीज़ के अंदर कोई करैक्टरिस्टिक है, कोई पावर है जो आपकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। जैसे देखिए वाटर हैज़ द क्वालिटी टू क्वेंच योर थर्स्ट।
पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, खाना आपकी भूख मिटा सकता है, डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन ताकि आपको आराम आ जाए। इस तरह से लॉयर, डॉक्टर्स और प्रोफेसर साहिबान आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हर चीज़ के अंदर एक करैक्टरिस्टिक्स मौजूद है, एक ताकत मौजूद है, वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। यूटिलिटी की टाइप्स, बेसिकली इसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी टाइप्स की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी टाइप्स में हमारे पास काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं कि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो इसकी इम्पॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले आप देखें यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइप्स हैं इसकी जो डिपेंड यूटिलिटी, यहाँ पे एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि यूटिलिटी जो है वो चीज़ की शक्ल बदलने से, जगह बदलने से, या टाइम के चेंज होने से, या पोसेशन चेंज होने से चेंज हो जाती है। ये तो वो फैक्टर हैं जो यूटिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हैं यहाँ से देखें आप। देखें जब हम चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल प्यास लगी है तो द फर्स्ट सिप ऑफ वाटर जब हम पीते हैं तो जो वो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है, जो आप डेराइव करते हैं बाय कंज्यूमिंग वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ द गुड। उसके बाद जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो वो ऐड करता है, तो दोनों का जो टोटल में जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। कि यूनिट कंज्यूम चेंज होने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। और अगर आपने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 6 यूनिट्स किसी भी गुड के इस्तेमाल किए हैं, तो 6 गुड से हासिल होने वाली यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटीज़ को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो यहाँ से ही एक और कंसेप्ट हमारे सामने आता है सैचुरेशन पॉइंट का। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है, वो कह लें सेटिस्फेक्शन का लेवल है, जहाँ पे आपकी ख्वाहिश फुलफ़िल हो चुकी होती है। अब मज़ीद ख्वाहिश बाकी नहीं होती, इसलिए मज़ीद चीज़ को कंज्यूम करना भी ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी वो कुछ ऐड नहीं करती और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसके बाद भी, इस पॉइंट के बाद भी अगर कंज्यूम करना जारी रखा जाए तो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, कि ऐड करने के बजाय वो नुकसान देना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ग्राफिकली हम चेक कर लेते हैं इसको। relationship sorry relationship between total and marginal utility। हाँ जी, ये देखें, ये जो ग्राफ आपके सामने आ रहा है ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। कि इसको हम यहाँ से देखें, ये पॉइंट्स देख लेते हैं की रिलेशनशिप्स के। यहाँ से डायग्राम को अगर हम देखें तो डायग्राम हम बाद में देखते हैं, पहले ये रिलेशनशिप्स डराइव कर लेते हैं। कि देखें टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हर पॉइंट पे गिर रही होती है। पहली जो बात आप जहन नशीं कर लें वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिवली स्लोप कर्व ही होता है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती ही चली जाती है। जैसे ही पहले यूनिट के बाद आप नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर जाती है, तीसरा करते हैं उसकी मज़ीद कम होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिवली स्लोप कर्व का क्या रिप्रेजेंटेशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग फंक्शन है, गिरता ही चली जाती है। लेकिन इसके रिलेशनशिप को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरते हुए पॉजिटिव होती है।
जब टोटल यूटिलिटी एट मैक्सिमम होती है तो इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। यही वो पॉइंट है जो सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन लेवल कहलाता है। इसके अलावा जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू होती है तो इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी गिरते हुए नेगेटिव हो जाती है, लेस देन ज़ीरो हो जाती है। तो ये है रिलेशनशिप मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के दरमियान। ये इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो हम सा बना हुआ है ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये नेगेटिवली स्लोप लाइन आपके पास जो ग्रीन कलर में बनी हुई है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। ये ग्रीन पॉइंट जो है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपके जो एक्स एक्सिस है उसको कट कर रहा है, ये क्या कहलाता है? ये सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है जी? सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा, ये देखें, ये जो पॉइंट है फोर्थ आई थिंक सिप है ये, जो आप यूनिट पानी का कंज्यूम करें, किसी भी ड्रिंक का कंज्यूम करें, फोर्थ सिप पर आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पर पहुंच गई है, 18 ही है, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो के बराबर हो गई है। तो ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई है। इसके बाद भी अगर कंजम्पशन जारी रखी जाए तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है कंज्यूम करने की गुड को, वो 18 से कम होकर 15 हो गई है और मार्जिनल यूटिलिटी -3 हो गई है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यही कंसेप्ट जो है वो प्रोवाइड करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। अभी हम इसको आगे चल के देखते हैं। अब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन की बात करते हैं, तो देयर आर टू अप्रोचेस दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस मौजूद हैं। कार्डिनल अप्रोच जो है उसका क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ। कार्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है कि प्राइसेस, सॉरी, कार्डिनल अप्रोच का मतलब है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स कॉल्ड यूटल्स। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी आप चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे जो आप सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं उसको आप नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक पानी का सिप लिया, मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मुझे पहले सिप ने 10 यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की, 10 यूटल्स प्रोवाइड किए। सेकंड ने 8 प्रोवाइड किए, थर्ड ने 6 प्रोवाइड किए। तो वो कहते हैं कि आप नंबर असाइन कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर करते हैं सेटिस्फेक्शन को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखें कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दो थेरीज हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस की हम बात करें, कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और आपके पास सेकंड वन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कंसेप्ट इनकी थेरीज मौजूद हैं। इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ आता है जहाँ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस फॉर ऑल द गुड्स बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर एम यू एक्स ओवर पी एक्स बराबर हो जाता है एम यू वाई ओवर पी वाई के, और इज़ इक्वल्स टू एम यू जी ओवर पी जी, और अप टू सोन एम यू एम ओवर पी एम। तो ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रहती है कि इसका मतलब है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आ जाता है वहाँ पर जहाँ पर दो चीज़ों के, अगर हम दो चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, टू गुड केस है, टू गुड्स पे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स गुड डिवाइडिंग बाय द प्राइस ऑफ एक्स गुड बिकम्स इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड डिवाइडिंग बाय द प्राइस ऑफ वाई गुड। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिराइव कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल ने प्रेजेंट की। अल्फ्रेड मार्शल पर क्रिटिसाइज़ किया हिक्स ने, RGD एलन ने, और उन्होंने अपनी अप्रोच पेश की जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। उनका क्रिटिसिज्म क्या था? वो कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टू नंबर्स कॉल्ड यूटल्स rather than we can, यानी हम उनकी अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं।
हम उनकी रैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रोवाइड कर सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नंबरिंग असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली मैयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात होती है तो यहाँ पर टू इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स और कर्व्स हम पढ़ते हैं, जिसमें इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ये दो कर्व जो हैं इनकी टेंजेंसी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को इंश्योर करती है। यहाँ पर कंज्यूमर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ आता है जहाँ पर dy by dx दैट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर हो जाता है px ओवर py, प्राइस रेशो दैट इज़ द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो यहाँ पर हम ये दोनों कर्व्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या है। या ये डी वाई ओवर डी एक्स को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है दो गुड्स के एक्स एंड वाई के, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो बजट लाइन है, बजट लाइन उन दो कॉम्बिनेशंस को टू गुड्स के दो कॉम्बिनेशन टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो कंज्यूमर परचेज करता है व्हेन ही नोज अबाउट द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एज वेल एज हिज इनकम। यानी कंज्यूमर को अपने बजट का भी पता होता है, अपने इनकम का पता होता है, अपनी जो जिन चीज़ों पे वो खर्च करना चाह रहा होता है उनकी प्राइसेस का भी उसे पता होता है। अब वो इस तरीके से खर्च करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे एक को बढ़ाता है एक को कम करता है, ताकि उसके एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम के बराबर रहें। तो यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आता है जहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट ई है, ये रेड हमारे पास बी सी के नाम से बजट लाइन है, और ये जो आपके पास मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इसे कहा जाता है IC1, IC2, IC3, IC4, जहाँ पे हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। along an indifference curve the level of satisfaction remains same, but higher indifference curve shows higher level of satisfaction and lower indifference curve shows lower level of satisfaction। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड RDD एलन उस पॉइंट पर आता है व्हेन हायर इंडिफरेंस कर्व मेक्स द टेंजेंट टू द पॉसिबल अवेलेबल बजट लाइन। यानी जो बजट लाइन है कंज्यूमर की जो BC पर मौजूद है, ये इस पॉइंट पर जो आपका हायर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट बना लेता है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बराबर हो जाता है प्राइस रेशो के PX ओवर PY के। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंडिकेशन है। तो यहाँ पर हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।